Hi everyone, I am Meena Chaudhary and I complete my masters from NIT Jalandhar and I also qualified NET JRF with All India rank 35। तो आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है एंड डेली लाइफ में इनका क्या यूजेस होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे इसके बारे में और जो इसकी डिपेंडेंस है वो क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे और डिपेंडेंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सेकंड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ओके। थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास में। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहला जो हमारे पास वो होता है RLVP रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड में हम यहाँ बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ हम यहाँ पे बात करेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर की। फोर्थ हम यहाँ बात करेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थर्ड में यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं कि बेसिक चीज़ें क्या क्या है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है ओके, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम यहाँ बात करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम लेते हैं ओनली ऑल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास सॉलिड प्लस लिक्विड होता है, उससे हमारे पास क्या बनता है सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है वहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। और देखो सॉल्यूशन में क्या होता है, ये जो सॉलिड होता है ये हमारे पास क्या होता है सॉल्यूट होता है, और ये जो लिक्विड है ये हमारे पास क्या होता है सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट हमारे पास कैसा होना चाहिए नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जरूरी नहीं है वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कैसा होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, जिसका ना तो कोई एसोसिएशन हो ना ही कोई डिसोसिएशन हो, ठीक है। इसकी हम आगे बात करेंगे कि ये ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है जिसकी वेपर नहीं बनती हो, ठीक है, जिसकी वेपराइजेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये हम यहाँ पे इसकी हम बात करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास में सोल्यूट है वो कैसा होना चाहिए नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सेकंड की जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि वो सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करती है। अमाउंट की बात करें तो वो मोल पे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास में एक मैंने लिया यहाँ पे 1 मोल NaCl लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिया सपोज 1 मोल AlF3। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप NaCl ले रहे हो या फिर AlF3 ले रहे हो, हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमने यहाँ पे कितना मोल उसका लिया या कितना अमाउंट हमने यहाँ पे लिया। जैसे 1 kg लिया है, 1 ग्राम लिया है, 2 kg लिया है, 2 ग्राम लिया है, हमें सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट से फर्क पड़ता है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेचर ऑफ सोल्यूट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये कैसा है इनडिपेंडेंट ओवर नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपकी पार्टिकल की शेप साइज क्या है, वो सिलेंड्रिकल है, वो राउंड शेप है, ठीक है, उस बात से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। यानी कि सिर्फ किस पे डिपेंड करता है वो कितना मोल है, कितना केजी अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो आपको एक बात यहाँ से पता लगी होगी कि अगर वो अमाउंट पे डिपेंड करता है तो जो हमारी कंसंट्रेशन की टर्म्स है, मोलिलिटी है, मोलरिटी है, वो सारी टर्म्स भी क्या होगी चेंज होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं। हाँ, तीसरी बात हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट के वो नेचर पे भी डिपेंड करता है और उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। तो सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास, सॉल्वेंट
डिपेंडेंसी जो है हमारे पास वो क्या होगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा और अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें सीखी है कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। सेकंड कि जो हमारे पास में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा कि वो जो हमारा अमाउंट है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा कि सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है और उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं उसके एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा कभी जब एग बॉईल करते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, उसका क्या रीज़न होता है वो भी हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। आपने घर में कभी चाय बनाई होगी, जब आप चाय बनाते हो तो देखते हो चाय जैसे ही उबलने लगती है आपने उसमें चीनी ऐड कर देते हो तो वो कंटेनर के बाहर नहीं आती, वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। तो वो भी कॉलिगेटिव का एग्जाम्पल है। तीसरा आपने कभी देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सब जीरो के अराउंड टेम्परेचर जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पाइप्स होती है वो फट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे पास में पाइप्स होती है जब उसमें वाटर उसमें सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंड करता है और पाइप फट जाती है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो एक्वेटिक हमारे एनिमल्स होते हैं वो विंटर्स में जब जहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर होता है वहाँ पे वो उनकी जो बॉडी वो एक तरह से फ्रीज हो जाती है, लेकिन बॉडी क्या वो डेड हो जाते हैं, नहीं वो डेड नहीं होते हैं। उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो चलती रहती है। वो डेड क्यों नहीं होते फ्रोजन होने के बाद भी, ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर बात करेंगे। ओके, ये देखिए आपने ये भी देखा होगा जब हम बहुत टाइम तक पानी में हाथ रखते हैं तो हमारे हाथ कुछ इस तरह से हो जाते हैं ना, थोड़े श्रिंक, थोड़े से स्वेलिंग जैसे दिखता है यहाँ पे। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये पाइप है, देखो यहाँ पे आइस है और ये फट चुका है, इससे पानी बाहर निकलने लग गया है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही एग्जाम्पल है। तो सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे और कौन किसका एग्जाम्पल है उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओके, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जनरली हमारे जो पानी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री पे हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉईल करता है। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो, जैसे नमक आपने, सॉल्ट ऐड कर दिया आपने, शुगर ऐड कर दिया आपने, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेट कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। वैसे ही हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जब विंटर्स में जब वही सड़क पे जब स्नोफॉल होता है, आइस वहाँ पे जम जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे सड़क पे सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है ताकि क्या हो, वहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाए, उसमें थोड़ा सा क्या आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, या यूँ कह लो कि वो जो आइस वहाँ पे जमती है वो मेल्ट होती रहे। इसके लिए हम वहाँ पे सॉल्ट ऐड करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा गाड़ियों में रेडिएटर लगा होता है तो उससे कूलेंट जाता है, तो जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल इस तरह से, ताकि वो जो आइस है वो वहाँ पे जमे नहीं और वहाँ पे वो पाइप्स एक्सपेंड ना करे। इसलिए फोर्थ हम बात करें यहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर की, तो घरों में जो आरओ लगा रहता है रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे यहाँ पे RLVP की, ठीक है। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, ठीक है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास में कोई कंटेनर है इस तरह से, ये हमारे पास में एक दूसरा कंटेनर है इस तरह से। ओके, यहाँ पे मैंने ऐड किया है, इसमें मैंने ऐड किया है प्योर सॉल्वेंट ऐड करा है। मैंने यहाँ पे क्या ऐड करा है, प्योर सॉल्वेंट ऐड करा है। अगर मैं इसको कोई टेम्परेचर T देती हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगी, इसकी वेपर बनेगी। क्या बनेगी, यहाँ पे इसकी वेपर बनेगी। इसकी यहाँ पे क्या बन रही है, वेपर बन रही है। और आप देखो कि इस पूरी सरफेस पे किसके पार्टिकल है, सॉल्वेंट के ही पार्टिकल है, क्योंकि पूरे कंटेनर में मैंने क्या लिया है, सिर्फ सॉल्वेंट लिया है। और यहाँ पे जो वेपर बनेगी वो भी किसकी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की बनेगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमारे पास कितना होगा, PA0, मैंने इसको मान लिया है, ठीक है। ये कितना है, PA0 है। अब मैंने सेम इसी कंटेनर में पहले मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्वेंट लिया है, मैंने यहाँ पे, ये मैंने क्या लिया है, यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है। इसी कंटेनर में मैंने लिया है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल कोई सॉल्यूट, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्या ऐड करा है मैंने यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मेरे पास में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो मैंने ऐड किया उसके भी कुछ पार्टिकल क्या आएंगे, सरफेस के ऊपर आके बैठ जाएंगे। यहाँ पे कुछ पार्टिकल सोल्यूट के हैं और कुछ पार्टिकल किसके हैं, सॉल्वेंट के। इस तरह से अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इन दोनों में किसकी वेपर ज्यादा बनी, देखो इसकी वेपर बनेगी, यहाँ पे इन सबकी वेपर बनेगी, लेकिन क्या मेरे पास जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल आके यहाँ पे बैठे हैं क्या उनकी वेपर बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि वो कैसे नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पे उसकी कोई वेपर नहीं बन रही है। और जब वेपर नहीं बन रही है तो इसकी वजह से जो आपका वेपर बनेगा वो यहाँ पे जो प्रेशर था और ये जो प्रेशर है, कंपैरिजन अगर हम दोनों में करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। और ये हम देख भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो सरफेस पे सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल है और सारे पार्टिकल यहाँ पे उड़ेंगे और वो वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है सरफेस पे वो क्या हो गए, कम हो गए, जिसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे PS, मैंने इसको सॉल्यूशन के को PS लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गई साफ साफ कि अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये चीज हमें यहाँ से समझ में आ गई, अभी मैथमेटिकली भी इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो चेंज आया है, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा P लिखना चाहूँ, यहाँ पे डेल्टा P में क्या लिखूंगी, PA0 माइनस यहाँ पे क्या होगा P, ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अगर मैं राउल्ट्स लॉ की बात करूं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में क्या लिख सकती हूँ, PS इक्वल टू PA0 XA प्लस में क्या लिख सकती हूँ, PB0 XB, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ आपका यही कहता है कि अगर आप कोई भी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन में अगर आपके सोल्यूट है या सॉल्वेंट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन के, तो उससे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला जनरेट होता है। तो PS हमारे पास क्या हो गया, PA0 XA प्लस PB0 XB हो गया यहाँ से। अब देखो हमें पता है कि जो PB0 है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। जो PB0 टर्म आपकी है वो क्या हो गई, 0 हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, PS इक्वल टू क्या हो गया, PA0 XA मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो XA है वो 1 से तो कुछ कम होगा, और क्यों होगा, देखो XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो XA अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस XB हम लिखेंगे इसको। तो देखो 1 माइनस XB मतलब ये क्या होगा, 1 से थोड़ा सा ही कम होगा और वो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हो कि जो आपका PA0 की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। तो राउल्ट्स लॉ से भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे भी ज़्यादा है, किससे, सॉल्यूशन से, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो। आगे देखो हम इसको देखते हैं, आगे मैं इसको फर्दर करती हूँ। तो क्या हो गया, PS इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, PA0 मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस XB, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आगे देखो PS इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, PA0 यहाँ पे आ गया, माइनस मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, PA0 XB आ गया, ठीक है। मैंने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो गया, ये हो गया PS इक्वल टू माइनस PA0 प्लस क्या आ गया आपका, PA0 XB आ गया। इस PA0 को मैं इधर लेके आ रही हूँ तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, ये माइनस और ये आ गया इस तरह से PA0 XB। बेसिकली ये आपका क्या है, डेल्टा P है, ये आपका क्या है यहाँ पे, डेल्टा P आया आपके पास में। और डेल्टा P इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं हम इसको, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, PA0 माइनस क्या था हमारे पास, PA0 माइनस PS था यहाँ पे, इक्वल टू क्या था, PA0 XB था। मैं इस PA0 को यहाँ लेके आ गई और XB को मैं यहाँ लेके आ गई, ठीक है, ये हो गया इस तरह से। अब देखो ये जो इसको हम बोलते हैं डेल्टा P अपॉन मेरे पास क्या आ गया, PA0 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, XB आ गया। तो देखो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो डेल्टा P है ये क्या था, चेंज था, और PA0 क्या है, सॉल्वेंट का प्रेशर हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो देखो इसके रिलेटिव में, इसके रेफरेंस में हमने इसको निकाला है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। डेल्टा P था, ये हमारा चेंज था, और किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक चीज आपको यहाँ से और दिख गई होगी, ये क्या है आपके पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, XB यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ
सोल्यूट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अच्छा, इसका एक बेसिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, जब भी आप कभी घर में चाय बनाओ और जैसे ही चाय आपकी उबलने लगे, बाहर आने लगे कंटेनर से, आप उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दो। जैसे ही आप शुगर ऐड करोगे, चाय इस तरह से बैठ जाएगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और हमने ये चीज़ मैथमेटिकली भी प्रूव करी है। तो कल इसका हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है, एंट्रोपी। ये एंट्रोपी ड्राइवन चीज़ होती है, और वो हम कल बात करेंगे कि एंट्रोपी से ये कैसे रिलेट करता है और एंट्रोपी में इसका क्या रोल है, एंट्रोपी की वजह से ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।